नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का नरेश उपाध्याय। और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए, जितने भी साथी आप साथ जुड़े सभी को बहुत बहुत नमस्कार भाई। और प्रॉपर ध्यान दीजिए जो जो बातें होती हैं उनके ऊपर। कल अपना एक लेक्चर हो चुका है, बहुत सारे ऐसे भी साथी होंगे जो भाई नहीं कल की क्लास के अंदर वो नहीं जुड़े होंगे, आज ही जुड़े होंगे। एक तो ये, लेकिन पहले सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि कल वाली क्लास चाहे आपने लाइव नहीं देखी हो पर आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में जरूर देखनी है। ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आज की कल की जो एक आध क्लास जो रहती है ना, ये होती है हमारी फाउंडेशन नींव होती है। मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि इस नींव वाले काम के अंदर जहां अपने नींव की बात होती है, फाउंडेशन की बात होती है, वहां पर आगे आपको कोई टॉपिक सही से समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन इन फाउंडेशन की मदद से, इस नींव की मदद से भी आगे आप कई सारे क्वेश्चन हैं जो सही कर सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सर टाइम में बदलाव करो, पर एक बार क्लास शुरू तो होने दोस्त देखेंगे, बाकी बाद में समय में कोई बदलाव करना होगा कर लिया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। और सर इंग्लिश में सब कुछ ही सही करा देना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई, ठीक है ना। सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूरी कोशिश करते हैं। तो अब चलिए, एक बार आपके लिए निवेदन है मेरा। फिलहाल अपने पास एक ही घंटा होता है जिसमें से 2-4-5 मिनट अपनी यूं बातचीत में निकल जाती है, तो इसके ऊपर ही ध्यान देते हैं मेन बात पे। सर 2+V फर्स्ट फॉर्म जो फिफ्थ फॉर्म बताया है ये क्या है, ये धीरे धीरे पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप इनके नंबर आते रहेंगे, फिर अपने धीरे धीरे पता करेंगे। लेकिन सर कल मुझे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में अंतर समझ में, कोई बात नहीं, आज सेंटेंस करें, आज अंतर का पता करते हैं। पहले मैं ये बताऊं तो सही कि कल हमने सीखा क्या है भाई। सर मैं जीरो लेवल से चालू करना कुछ नहीं आता, बिल्कुल भाई, अगर आपने गिराजी कल की क्लास देखी होगी तो आपको पता चलेगा जीरो लेवल से शुरू किया। तो चलिए सर, टाइम 7 AM से सही है, नहीं 7 AM संभव मेरे लिए संभव नहीं है दोस्त, है ना। बाकी सबकी मेरी इच्छा हो, आपकी इच्छा हो, सबको एक साथ तो पूरा नहीं किया जा सकता। अभी मेरा निवेदन आपसे ये है, अभी आप पढ़िए भाई, अब तो क्लास के साथ जुड़ चुके हैं तो अभी तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इन सब बातों के लिए फिर कभी और समय निकालेंगे जिस दिन केवल बातचीत ही कर लेंगे, ठीक है ना। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे पता करें। गुरदीप जी कल हमने इसी के बारे में बात करी थी दोस्त, और आज फिर बात करते हैं। पहले मैं आपको कल के लेक्चर के थ्रू बताता हूं कि कल हमने क्या क्या बातें करी है, क्या क्या सीखा है। कल मैंने आते ही क्लास में सबसे पहले आपसे बात करी कि किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी अगर कोई बात होती है, सबसे जरूरी कोई चीज होती है ना, वो होती है वर्ब। जो साथी कल की क्लास नहीं देख के बैठे हैं वो तो और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, और जिन्होंने कल का लेक्चर देखा हुआ है वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे उस बात के साथ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊं, एक तो वर्ब, सेंटेंस के अंदर सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है वर्ब। एक लाइन भी मैंने अंग्रेजी में लिखी थी कि इफ देयर इज नो वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। वो अंग्रेजी में अपने को याद नहीं करनी, केवल हमारे बातचीत के लिए था कि अगर सेंटेंस में कभी भी कोई वर्ब नहीं होता है ना, तो वो सेंटेंस ही नहीं होता। वाक्य का पूरा काम होना, वाक्य का सही मीनिंग अगले तक डिलीवर होना, पहुंचना, इसका मेन काम करके ही कौन देता है अपने को, वो वर्ब देता है जी। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं है। फिर मैंने आपको कुछ वर्ब के पैटर्न लिख के बताए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर जब हमने बात करी तो मैंने आपको एक वर्ब बताई, बीई। याद रखिएगा, कल की बातें दोबारा से मैं आपके लिए एक न्यू मान लीजिए रिकॉल कर रहे हैं अपने। बी को फॉर्मेट में लिखा अपने, बी की सेकंड फॉर्म मैंने आपके लिए लिखी वॉज वर, सेकंड फॉर्म लिखी वॉज वर। थर्ड फॉर्म कौन सी लिखी, बीन। फोर्थ फॉर्म कौन सी लिखी, बींग। फिफ्थ फॉर्म कौन सी लिखी, 2+V फर्स्ट को रख के एक बार साइड में रखा है, क्योंकि ये होता तो है अंग्रेजी में इसको इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, होता तो क्या है इन्फिनिटिव। लेकिन अभी इसकी आपको मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच में नहीं आएगा हिसाब किताब, जब जरूरत पड़ेगी तब जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। बी के अंदर मैंने आपको इसके फॉर्म्स बताई, जैसे इज एम आर, कभी प्रेजेंट की जरूरत पड़े तो इज एम आर, और पास्ट की जरूरत पड़े तो वॉज वर। आई बात समझ में। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल रहा हूं अभी तक, केवल वर्ब बोल रहा हूं, कल की क्लास। फिर मैंने एक वर्ब लिखी थी जी डू की फर्स्ट फॉर्म डू, फिर डिड, डन, डूइंग और डज। हमने तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखा, मतलब टू डू, लेकिन आमतौर पर फिफ्थ फॉर्म डज वाला हिसाब किताब हो गया। ये फॉर्मेट बन गया। ऑनलाइन एक भावेश जी ने सेंटेंस लिखा लेट्स गो। दोस्त बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस बनता नहीं है, तो गो जो है वो वर्ब का ही काम कर रहा है। लेट अस गो, चलो चलते हैं, ये सेंटेंस कैसा बना, लेट अस गो। गो यहां पे किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो और देख लेते भाई,
सर मुझे पूरी प्रॉपर तो क्या करोगे श्रवण जी, है ना। अंग्रेज़ तो अपने को बनना नहीं है, पहले तो उतना ही सीखें जितना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने लिए ज़रूरी रहता है। और अच्छी बात है, बुरा अगर अंग्रेजी सीखना है, पहले आप किसी एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंच जाइए, उसके बाद सोचना है इसके बारे में। अभी अंग्रेज़ नहीं बनने का प्रयास करें आप, ठीक है। तो सुनिए अब आप, फिर मैंने एक वर्ब लिखी आपके लिए हैव जो है वो वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे लिखा। सेकंड फॉर्म मैंने लिखा हैड, थर्ड फॉर्म मैंने लिखा हैड, फोर्थ फॉर्म मैंने लिखा हैविंग। हर बार हैविंग का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कब नहीं किया जाता सही समय आने पर हम पता कर लेंगे। अभी आपको ये फॉर्मेशन जो है इनको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। मेरे मैसेज नहीं दिख रहे हैं क्या? सबके दिख रहे हैं दोस्त, मैं अभी फिलहाल मैसेज पढ़ूंगा। अब आप सोचिए कि आपको क्लास पे ध्यान देना चाहिए क्या इन मैसेजेस पे, है ना। मुझे सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, मुझे कोई काम की बात लगेगी तो मैं जरूर अभी सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहली और दूसरी क्लास फाउंडेशन की होती है, इन दो क्लास में यहाँ बोर्ड पे अटेंशन रखना, ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने बात आपसे करी हैव के वर्ब के बारे में। तो ये कुछ फॉर्मेट थे। फिर मैंने आपको एक बात बोली कि डू या डज या डिड कभी भी किसी भी वाक्य में अगर सहायक क्रिया के तौर पे काम करे, आपको लगे नहीं भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज या डिड, तो पक्की बात है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी। दोबारा सुनो, जिन्होंने कल की क्लास ली नहीं ना, वो मैं कह रहा हूं आपसे कल की क्लास जरूर देखिएगा। डू या डज या डिड ये अगर कभी भी किसी भी वाक्य में अगर आपको लगे कि यार ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो पक्की बात है इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हैज या हैव या हैड अगर आपको लगे कि ले भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब है, आप सीधा ही बस शक्ल देख के हैज या हैड की हेल्पिंग वर्ब की घोषणा नहीं करेंगे। हैज या हैव या हैड आमतौर पर अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगे, सहायक क्रिया लगे, तो पक्की बात है इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ना वो विल, वुड, शैल, शुड वगैरह वगैरह, इनके बाद आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये फॉर्मेट होता है जी। सर प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या? सिद्धार्थ जी सही समय आने पर इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी प्राइमरी ऑक्सिलरीज की आपको हमें जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मैं जरूर चर्चा करूंगा। वो एक बार लिख के रखा है ताकि नजरों में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ है हिसाब किताब, आगे सही समय पर बातचीत हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ फॉर्मेट आपके पास लिखे हैं जी। फिर मैंने कुछ सेंटेंस आपको दी कि इन सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है ना। सर हिंदी के साथ मारवाड़ी निकलती है हमारी भी और आपकी, तो क्यों नहीं निकलेगी भाई? मारवाड़ी हाँ तो मारवाड़ी तो निकलेगी, है नहीं। तो न तो थे अंग्रेज और न मैं अंग्रेज, न थाना अंग्रेज बननो न मन बननो, एक खातर जी की चीज़ सीखनी है बिन भी सीख लिया। तो थाने गेला गठ जी को पढ़ाना है, वो थाना अंग्रेज पढ़ाना है। हिंदी मीडियम को स्टूडेंट मैं हूँ, ऋषय मन थे लग गया। तो अब थारू निवेदन मेरे हाथा जोड़ी है, अब अठे ध्यान दे लो, पेपर में आम कोई ना कोई चीज़ आवेगी, ठीक है। लो भाई मारवाड़ी, पर अब इधर ध्यान दो आप। अब आओ भाई, अब मैं फिर दोबारा से आज से कुछ सेंटेंस लिखता हूं, ताकि कल जो 3-4 ही सेंटेंस लिख पाए थे कल, तो अपने मैंने उनके थ्रू ही आपसे बात करी थी, तो कल वाला एक सेंटेंस तो मैं दोबारा लिख देता हूं। कोई साथी अगर नया ही जुड़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगी, और बात करते हैं। और इन सब सेंटेंस में अपना एक ही उद्देश्य होगा। जो भी मैं अभी सेंटेंस लिख रहा हूं, इन सभी सेंटेंस में अपना उद्देश्य एक रहेगा कि भाई वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये अपने पहचान करनी है केवल मात्र, और कोई काम नहीं कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान करने का तरीका समझ रहे हैं। अभी एक सेंटेंस है जो कि कल भी मैंने पहला सेंटेंस यही लिखा था, व्हाट इज योर नेम। ये सेंटेंस मैंने कल भी पहला ही लिखा था, व्हाट इज योर नेम। फिर एक दूसरा वाक्य लिखते हैं अभी, दे वर्कड इन दिस कंपनी, दे वर्कड इन दिस कंपनी। एक ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। एक सेंटेंस लिखा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। एक ये सेंटेंस लिख देता हूं। एक सेंटेंस लिखता हूं, वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। ये मैंने 4 वाक्य लिखे हैं दोस्तों, आप तसल्ली से अब इन पर पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। सभी साथियों नमस्कार। 4 मैंने वाक्य लिखे, कल भी मैंने ऐसे वाक्य लिखे थे, एक तो आज सेम ही लिखा पहला ही पहला। बाकी मैंने 4 वाक्य फिलहाल आपके सामने रखे हैं। इनमें हमें पहचान करनी है कि वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये अपना उद्देश्य है। तो वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी ही हो हेल्पिंग वर्ब होगी हर वाक्य के अंदर, पर जितना हमने कल सीखा था उसके आधार पर उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई, और आजकल एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं
आपके पेपर के अंदर, क्योंकि 10वीं स्तर का पेपर है, तो 10वीं स्तर कोई सामान्य स्तर नहीं होता है। अगर आप सोचो अच्छा 10th लेवल का ही पूछेगा क्या, 10वीं का स्तर, आजकल आप 10वीं की किताब उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा 10वीं का स्तर। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछने। इन दिनों अंग्रेजी में जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलते हैं, चलन में जो प्रश्न है, उनके बारे में थोड़ी बात करता हूं। कुछ नहीं, उसने एक वाक्य ऐसा लिखा होगा आपके सामने और वो आपसे पूछेगा उपयुक्त वाक्य में से बेटा हेल्पिंग ऑफ बताइए कौन सी है। उपयुक्त वाक्य में से हेल्पिंग ऑफ बता दीजिए कौन सी है। फिर वो 4 ऑप्शन देते हैं, जैसे इज दिया, नेम दिया, योर दिया, या फिर एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे इस प्रकार से वो आपके सामने ऑप्शन रख देता है। तो मान लीजिए ये उसने वाक्य रखा अपने सामने कि इसमें हेल्पिंग ऑफ कौन सी है, तो ये तो हम कल बात कर चुके हैं कि इस पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया नाम का कोई प्राणी है ही नहीं। इस सेंटेंस के अंदर ये जो इज लिखा हुआ है ये है जी वर्ब। इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग ऑफ नहीं है। और वर्ब किसकी है? ये कल भी हमने लिखा था बी की फॉर्मेशन है। ये बातचीत कल की करी हुई है हमने। अगर ये हेल्पिंग ऑफ होता तो मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म। दोबारा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो देसी तरीका बिल्कुल ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये 2 वर्ब ऐसी हैं जी जो किसी भी वाक्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये किसी भी वाक्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। लेकिन थर्ड और फोर्थ, इसमें एक बार मैं फिफ्थ को काउंट नहीं कर रहा हूं, थर्ड और फोर्थ, इनको अगर कोई वाक्य बनाना होगा, किसी वाक्य का निर्माण करना होगा, तो अपने साथ हर हालत में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये सारी बात कल की करी हुई है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इज क्या है। अगर किसी दोस्त को लगे कि इज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरे मित्र इज के बाद तो या तो होना चाहिए था थर्ड फॉर्म या होनी चाहिए थी फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली। फोर्थ कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म। है इसमें कहीं भी फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म? नहीं है जी, कहीं नहीं है ना ऐसा मामला। तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी फॉर्म है? बी की। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां तक कि ऐसे वाक्यों में आप भी और हम भी साथ ही सीखेंगे, ये तक पूछा जाता है कि इस वाक्य के अंदर टेंस कौन सा है। आज आप सोचो कि वह आपसे वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगवाएगा, नहीं, लगा लगाया मिल जाए, और आपसे टेंस का नाम पूछा जाए कि इस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये पूछ लिया, वर्ब कौन सी है ये पूछ लिया, या फिर वो ये पूछता है इस वाक्य के अंदर आप ये बताइए टेंस कौन सा प्रयोग में लाया गया। सर बी क्या है? वर्मा जी कल की क्लास के साथ बी वर्ब होती है जी। बी क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया, होना। इसका अर्थ क्या होता है? होना। ये पॉइंट से भी आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये आपकी बात एकदम ओके है। तो हमने कल ही पैटर्न पे बात करी, अगर इस सेंटेंस के अंदर टेंस का नाम पूछ ले, भाई टेंस का नाम बताओ, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस हमने अभी कोई नहीं पढ़े, जिस दिन पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जरूर थोड़ा ध्यान रखें आप, इस पूरे वाक्य में टेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस जब पढ़ेंगे तब जरूर बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सही कह रहे हो जहांगीर साहब। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दे वर्कड इन दिस कंपनी। ये वर्क जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? जैसे होता है ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इस हिसाब से ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म तो WORK वर्क होती है, सेकंड फॉर्म WORKED होती है, थर्ड फॉर्म WORKED यही होती है, फोर्थ फॉर्म वर्किंग होता है, आईएनजी लगाने के बाद वर्किंग होता है। तो बात आती है कि साहब ये कौन सी है भाई? दे वर्कड इन दिस कंपनी की वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड है? क्योंकि एक जैसी दिख रही, सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग एक ही जैसा है हिसाब किताब। सबका अपना अपना उत्तर हो सकता है। कुछ साथी हैं जो सेकंड पे गए हैं, कुछ साथी हैं जो थर्ड पे भी जा रहे हैं भाई। अब बात यह है कि अगर ये वर्ब जो वर्कड आपने लिखा हुआ है, अगर ये होती थर्ड फॉर्म, तो पक्की बात है कोई ना कोई इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता। कल ही मैंने बताया था ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी किसी भी वाक्य को बिना सहायक क्रिया के नहीं बना सकता। आप अगर इसको थर्ड फॉर्म मानते हो तो इस पूरे वाक्य में सहायक क्रिया किधर है? हेल्पिंग वर्ब किधर है? मिल रही है कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब? तो इसका मतलब सर सेकंड और थर्ड फॉर्म होती तो, सेकंड और थर्ड नहीं, सेकंड है। अच्छा हाँ, ये बात आपने सही लिखी विष्णु जी, सेकंड है, थर्ड होती तो हेल्पिंग वर्ब होती। बिल्कुल सही पॉइंट बोला है आपने, एकदम ओके बात है। तो ये अगर थर्ड होती तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता। इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है साहब, ये है सेकंड फॉर्म। टेंस है इसमें सिंपल पास्ट, टेंस पढ़ेंगे तब करेंगे पक्का पता, लेकिन अभी के लिए नाम बता रहा हूं खाली कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये वर्ब की है सेकंड फॉर्म। दे वर्कड इन दिस कंपनी, उन्होंने इस कंपनी में कार्य किया। तीसरे पे आते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे आर क्या है, ये आर किसका काम कर रहा है, तो देखो आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है,
आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है, तो इज एम आर के बाद जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो ये मामला तो फिर हेल्पिंग वर्ब बन गया। इस बार जो ये आर है आपका, ये किसका काम कर रहा है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला? आगे ये देखो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फोर्थ फॉर्म आ गई। ये प्लेइंग जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। आपसे भी निवेदन, आप इसे फोर्थ फॉर्म बोला करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलने की लोड ही नहीं अपने को। आई बात समझ में? तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फॉर्मेट बन गया। ये टेंस कौन सा है? तीसरा? नहीं, आपने शायद गलत लिखा है, एक मित्र ने पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्त। ये जो टेंस है ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हाँ, अगर इस आर को उठाकर मैं WERE वर कर दूं तो ये जरूर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये टेंस हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पर टेंस को एक बार साइड में रख देते हैं, लेकिन कम से कम ये तो पता हो आर यहां पे सहायक क्रिया है जी। ये मेरा निवेदन है आपसे। अगले पे चलते हैं। वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। अब मान लो वो पूछता है कि ये आर क्या है? वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्रिया है या सहायक क्रिया है? कैसे पता लगाओगे आप? अगर ये सहायक क्रिया होती तो इसके बाद दो स्थितियां हो सकती है, या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। शायद आप में से कुछ साथी थर्ड फॉर्म में बार बार जो बोल रहा हूं इसको लेकर थोड़ा ऐसे हो रहे हैं कि यार थर्ड फॉर्म कैसे आती है? इजेमार के साथ आती है दोस्त। हम भी एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी एक्टिव पैसिव का पार्ट हम ऐड करने वाले हैं। सर हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या है? सैनी साहब मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कल की भी आपने शायद क्लास, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि बार बार अगर ये प्रश्न पूछ रहे हो तो संभावनाएं बनती हैं आपने कल की क्लास नहीं देखी होगी। हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो थर्ड फॉर्म और या फोर्थ फॉर्म आती है। ये पहचान मान लो आप। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आती है जी। एक तो बेसिक पहचान ये हो गई। दूसरी, कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। वो कौन से हैं? डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, या कोई मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए, बस। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी ना मित्र, तो उसके बाद या तो होगी ये थर्ड फॉर्म और या होगी फोर्थ फॉर्म। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैं यही पहचान कर रहा हूं। देख, इस आर को मैंने हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला? इसके बाद फोर्थ फॉर्म लिखी हुई थी, ये मैंने पहचान कर ली थी इसकी। अब इस आर को मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलने वाला हूं। इस आर को मैं क्या बोलूंगा? वर्ब ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसके बाद ना तो थर्ड मिला और ना फोर्थ मिला। ये पहचान है दोस्त मेरे लिए। आपको भी मैंने ये पहचान का मैटर जो है वो दे दिया, आपको करना है ये काम। ओके जी, तो ये 4 सेंटेंस है, लिख लीजिएगा कौन सी वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब। ये कष्ट आपको जरूर करना है, नोट डाउन जरूर करने हैं वाक्य, आपको लिख लीजिए। लिख लो तो बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर हेल्पिंग वर्ब लिखा दो ना सर। लिखवा देते हैं दोस्त, और बोलो। कोई बड़ी कहानी, 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सारी लिख लेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है। चलिए जी, अब चलते हैं 2 4 5 वाक्य और करते हैं, थोड़ा पता लगाते हैं वर्ब हेल्पिंग वर्ब का। विमेन आर respected all over the world. Women are respected all over the world. औरतों की जो है वो दुनिया भर में रेस्पेक्ट करी जाती है, आदर किया जाता है। ये मान लो सेंटेंस आ जाए, ये फॉर्मेट हो गया। और बढ़ो भाई, और सोचो इनके अंदर। अब मैं इसमें मान लीजिए आपसे पूछता हूं कि वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। बस मेरा निवेदन आपसे है, आप मुझसे 4 गुना फालतू बढ़िया पढ़िए, बस ये है निवेदन। इसे एक सामान्य लाइव क्लास की तरह नहीं देखना कि बस टीचर कहीं बैठा है, हम कहीं बैठे हैं, देख लिया, बीच में कभी लेक्चर बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर कहीं और ध्यान दे लिया। अगर ऐसे रहेंगे तो ये फॉर्मेलिटी सी होकर रह जाएगी। मेरा काम होगा कोर्स कराने, मैं करवा के निकल जाऊंगा। आपका काम होगा कोर्स आपने परचेज कर लिया, बैठे हो, है ना। तो पर आउटपुट तो नहीं है ना, मतलब रिजल्ट तो कुछ ही नहीं है इस बात का। अब सब साथ जुड़े हो, सबका उद्देश्य है कि सीखें, तो सीखेंगे तभी मजा आएगा बात का। और मैं सभी आप जितने भी साथी साथ जुड़े हैं ना, सभी से मेरा निवेदन है, सीख सकते हो।
कम से कम इतना जरूर सीख सकते हो कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है ना, काफी हद तक उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना जरूर मुझे आइडिया है। वो तो आप जब एग्जाम होगा उस दिन महसूस करेंगे इसकी क्लास, इन क्लासेस से आपको कितना फायदा हुआ है, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको तल्लीन होकर पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि खुद के मरे स्वर्ग दिखे, किसी और के से तो ये काम होगा नहीं। तो ये फौरी सीधी सी बात है भाई। सर आर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आएगी? कभी आती नहीं दोस्त सिद्धार्थ जी। आप सिद्धार्थ जी ध्यान से सुन नहीं रहे हो मेरे दोस्त, है ना। मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग ऑफ होंगे तो इसके बाद थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म ये आएगी। सेकंड फॉर्म को कभी भी किसी भी हेल्पिंग ऑफ की जरूरत होती ही नहीं। सेकंड फॉर्म तो अपने दम पर वाक्य का निर्माण करता है। ध्यान से सुनो भाई, आप भले ही मेरे से दूर घर पे बैठे हो, डांट में यहां से भी सकता हूं आपको, तो आपका जो दिमाग मुझे लग रहा है क्लास से कहीं और ही चल रही है। वो शाबाश भाई, कई साथियों ने पहचान ही कर ली है कि साहब आर हेल्पिंग ऑफ है और रेस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वेरी गुड, शाबाश। पैसिव है, शाबाश। एक साथी ने ये भी बताया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई, विमेन आर रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस सेंटेंस के अंदर आर जो है ये है जी हेल्पिंग ऑफ। आर किसका काम कर रहा है? सहायक क्रिया का। कैसे पता चला? आगे देखो साहब, रेस्पेक्टेड लिखा हुआ है। रेस्पेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना, ये कौन से पैटर्न पे आता है? पैसिव बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या होता है। और आपको और हमको एक्टिव पैसिव करने भी है, मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर टीचर की कोई आपको दो बातें याद होगी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। याद है कि नहीं है ये बात? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सुना होगा आपने कि यार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और एक पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक बात है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, पर ऑब्जेक्ट है कौन सा? सबसे लास्ट में लिखा रहता है वही ऑब्जेक्ट होता है कि हमेशा ही? ना, ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं है। हम आज सीख लेंगे, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पहली क्लास और आपकी दूसरी क्लास केवल और केवल किस पे? फाउंडेशन पे, नींव पे काम करने वाले हमने। अब देखो भाई, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी, आप बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट पे और देखता हूं, एक आध सेंटेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं। They were there for their duty। ऐसा वैसे लगभग एक सेंटेंस एक मैंने पहले भी लिख दिया। They were there for their duty, वे वहां थे अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए वो वहां पर थे। अगर मैं इसमें पूछूं कि वर्ब क्या है जी, वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? मान लेते हैं एक मिनट के लिए यूं कि हेल्पिंग वर्ब है, तो भाई अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मुझे दो चीजें चाहिए थी, दोनों में से कोई एक तो पक्का, या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। मुझे तो कोई सा ही दिखाई नहीं दे रहा, तो ना थर्ड है ना फोर्थ है, इसका मतलब वर्ब क्या है जी? अब वर्ब भी आप मुझे बताइए, वर्ब कौन क्या है? वर्ब है, शाबाश, वेरी गुड। वर्ब जो है ये है जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कल ही लिखा था हमने, वर्ब जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म हुई है? बी की, बी की ये सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर। टेंस का नाम सिंपल पास्ट है जी, टेंस में और सीख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक और देखें, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, ये वाक्य है जी फिलहाल आपके सामने। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया पूछ रहा हूं। काफी साथियों के अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई मुझे ये बात जान के, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई। इस सेंटेंस के अंदर अगर कोई मित्र डिड को हेल्पिंग वर्ब मानता है, चलो कोई बात नहीं, एक बार के लिए अपने भी मान लेते हैं, तो डिड के बाद तो यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और आमतौर पर डिड जो आता है कभी सेंटेंस में सहायक क्रिया के तौर पे, तो उसके बाद एक तो वो नोट आता है। जब आपने कभी पास्ट टेंस पढ़ा हो तो डिड के बाद जो है नोट आता है, एक पॉइंट। दूसरा, नोट आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कहीं नहीं ये डिड खुद किसका काम कर रहा है मित्र? बी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये डिड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और आप सभी सही भी बता रहे हो, डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई दो राय नहीं है इस मामले में। ओके, कोई कह दे तो वो फिर डैमेज क्या? डैमेज तो नाउन है दोस्त, नुकसान, अनकाउंटेबल नाउन।
कौन से नाउन? अनकाउंटेबल, जिनको गिन नहीं सकते। मैं आपको सिखाऊंगा कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, इस पे एक दिन चर्चा करेंगे। पर कुल मिलाकर डैमेज जो है वो है जी अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो मच डैमेज अनकाउंटेबल वाला फॉर्मेट हो गया। स्टॉर्म डिड मच, तूफान ने, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। तूफान ने बहुत नुकसान किया, तूफान ने बहुत नुकसान किया, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तूफान ने बहुत नुकसान किया। एक और सेंटेंस देखिएगा, दे ही हिट हिम, ही हिट हिम ऑन द हेड। बड़ा अच्छा सेंटेंस है जी। दे हिट हिम, सॉरी ही हिट हिम ऑन द हेड। हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है क्या नहीं है, आप दिमाग लगाएंगे। ही हिट हिम ऑन द हेड। देखो दोस्त, सर डू डज डिड होता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नहीं नरेंद्र सिंह जी, कल मैंने लिखवा दिया था, पर शायद आप कल की क्लास में नहीं थे, फिर भी बता देता हूं, अब आपने पूछ लिया तो। डू या डज या डिड होता ना, तो थर्ड फॉर्म नहीं होती। डू या डज या डिड अगर कभी किसी वाक्य में आपको सहायक क्रिया लगे, तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दोबारा सुनो, डू डज डिड, अगर किसी भी वाक्य में आपको सहायक क्रिया जैसे महसूस हो कि यार ये तो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कल का लिखवाया हुआ है मैंने, कल की क्लास में देख लेंगे आप। तो ही हिट हिम ऑन द हेड, हिट यहां पर है जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले तो आप हिट की फॉर्मेशन सुनिए सारी। हिट हिट हिट, हिट की फर्स्ट फॉर्म हिट, सेकंड फॉर्म हिट, थर्ड फॉर्म हिट, फोर्थ फॉर्म हिटिंग। फोर्थ फॉर्म कौन सी है? हिटिंग हो गई। अब ये हिट क्या है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है। देखो थर्ड अगर होता तो पक्की बात है कोई ना कोई सहायक क्रिया होती, कोई हेल्पिंग वर्ब होती। अगर फर्स्ट फॉर्म होता, एक मिनट के लिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है? हिट ही होती है, स्पेलिंग सेम। तो भाई आपका सब्जेक्ट मौके पर कौन है? कर्ता, ही एक वचन होता है या बहुवचन? एक वचन होता है। तो जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस जुड़ जाता है। जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाता है। ये लाइन मैं एक बार और लिखवाऊंगा, बताऊंगा, दोहराऊंगा जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए ही हिट, आप यूं मान लो ही एक वचन होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप इसे मान रहे थे तो इसके अंदर एस या ईएस का प्रयोग होता। थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, स्पेलिंग तो सेम ही है। थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता। तो भाई साहब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। ये पैटर्न हो गया। तो कुल मिलाकर ही हिट हिम ऑन द हेड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। कुछ साथी कह रहे सर हेल्पिंग वर्ब बताओ। ये रही दोस्त हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए रही आर हेल्पिंग वर्ब के नाते। ये पैटर्न हो गया। तो इनको नोट डाउन कर लिया हो आपने तो आगे बढ़ो, नहीं तो लिख दो फटाफट, फिर और बढ़ते हैं आगे। सर एग्जाम में माइनस मार्क, ये प्रॉपर कुशाल जी प्रॉपर नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इन पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं बनता यार दोस्त। चलिए भाई नोट कर लिया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाले हिसाब किताब जो है, टोटली हेल्पिंग वर्ब जो है कितनी है, कैसे इनको नामों का रट्टा तो नहीं मारना, वो काम आएंगी, नाम नहीं याद करना उनका, ठीक है ना। फिर भी एग्जाम्पल 8वां वापस समझा देना। 8 में कुछ नहीं दोस्त, हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड क्यों नहीं हो सकती? थर्ड होता तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता। फर्स्ट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हिट 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 तीनों एक ही जैसी हैं। चौथी होती है हिटिंग। तो अगर फर्स्ट होता तो ही एक वचन है ना, एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ता है, नहीं जुड़ा हुआ था। बाकी मैं टेंस में भी बताऊंगा ये बात आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए वर्ब की मैंने सेकंड फॉर्म मानी है। अब देखिए जी मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार दोबारा से वर्ब। वर्ब के अंदर एक नाम है जी अपने पास, उसे कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। रट्टे मत मारिएगा, आपको ये नाम ना याद हो तो रहने देना। लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है? किसी भी वाक्य की जो मेन वर्ब होती है ना, उसे लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। क्या कर रहे हैं हम अभी? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से।
आज की और कल की क्लास के अंदर अपने ने केवल एक ही काम करना है, फाउंडेशन। तो कल की क्लास में तो किया, आज और कर रहे हैं। आज कोई कमी रहेगी तो कल और कर लेंगे, चिंता ही मत करो। ऐसा नहीं कि 2 में ही होगा तभी पार पड़ेगी ना, मुझे लगेगा कुछ चीजें रह गई, कल वाली आगे आने वाली क्लास में बात करूंगा। वर्ब लेक्सिकल, किसी भी वाक्य के अंदर जो मेन वर्ब होती है ना, उसको किसी एक और नाम से भी जानते हैं, क्या? लेक्सिकल वर्ब। आपको याद हो रहा है लेक्सिकल वर्ब? तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा छोड़ो बात को। ये मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब्स। एक जी इधर मामला आता है ऑक्सिलरीज, AUXILIARIES, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज ये क्या मामला है जी? ये सारे ऑक्सिलरीज को आप दूसरे नाम से पुकार सकते हो, वो है जी हेल्पिंग वर्ब। किस नाम से पुकार सकते हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब देखो मैं आपको सहायक क्रिया बताता हूं। सर वर्ब की पहचान कैसे करें? बिना वर्ब के वाक्य नहीं बनेगा अतुल जी, अभी अभी मैंने आपको सिखाया। वैसे आप कल की क्लास नहीं देखे क्या? वर्ब की पहचान और हेल्पिंग वर्ब की पहचान ही करना सीख रहे हैं, ठीक है? वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता, ये पहचान का सबसे शानदार माध्यम है। अब देखो भी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया यहां पे, लेकिन एक नाम है इसके लिए ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज को आप आसान भाषा में क्या कह लीजिए? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। 2 पार्ट में बांटा गया ऑक्सिलरीज। हुआ क्या कि यूं मानकर चलो, अंग्रेजों ने जब हेल्पिंग वर्ब का निर्माण किया, क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि वर्ब की 3rd फॉर्म और 4th फॉर्म अपने दम पर वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बना दी, सहायक क्रियाएं बना दी कि आप उनकी मदद करिएगा। किसको? वाक्य को निर्माण करने में। किस किस की मदद? 3rd फॉर्म की और 4th फॉर्म की, कि आप सेंटेंस को बनाने में उनकी हेल्प करिएगा। 1st फॉर्म और 2nd फॉर्म अपने दम पर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। कभी कभार वर्ब की 1st फॉर्म को जरूरत पड़ती है केवल सहायक क्रिया की, अदरवाइज 2nd फॉर्म को तो वो भी नहीं पड़ती। अब हेल्पिंग वर्ब है जी, टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जी 24। कितनी है? 24 हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। इनको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? ऑक्सिलरीज भी नाम है, मैंने तो क्या दिया हुआ है, ठीक है? ऑक्सिलरीज इनका नाम है, हम आसान भाषा में कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इनको भी 2 पार्ट में बांटा गया है जी। एक नाम तो इनका रखा हुआ है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या रखा हुआ है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आपको रट्टे नहीं मारने, किस किस तरह चार्ट यू याद नहीं करना है, हम बेसिक तौर पे बात करते हैं। कुछ साथियों ने कमेंट किए थे कि सर हेल्पिंग वर्ब बता दो सारी, तो इसलिए मैंने लिख दिया इधर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन है जी? इस प्राइमरी ऑक्सिलरीज में एक तो आता है डू, एक आता है बी और एक आता है हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन है? डू। जैसे डू में एक तो खुद तो डू है ही, फिर दोबारा लिखता हूं डू, डज और एक हो गया जी आपके पास डिड। बी के अंदर कौन कौन आएगा जी? इज, एम, आर, वॉज और वर। हैव में कौन कौन आएगा जी? हैज, हैव खुद है ही, और एक है जी आपके पास हैड। अगर आप ये टोटल काउंट करो, गिनो, तो ये होते हैं जी 11। टोटल कितने होते हैं? 11। 24 में से 11 इधर लाके बैठा दिए मैंने, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। 24 में से इधर बिठाए मैंने 11, इनको क्या नाम दे सकते हैं अपने? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये फॉर्मेट हो गया। डू में डू, डज, डिड, बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव में हैज, हैव, हैड आ गया। ये सब 11 है। आपसे कोई एग्जाम में संख्या नहीं पूछ रहा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी है, 11, 15, 50, 70, कोई नाम नहीं पूछेगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि लेक्सिकल वर्ब को और किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब, या मेन वर्ब को किस नाम से जानते हैं? लेक्सिकल वर्ब। ना, हम जानकारी केवल ले रहे हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी डिटेल हो अपने पास, ठीक है? तो सर कितने टाइम में हो जाएगा कोर्स? लगभग देखो मिनिमम, जहां तक मुझे लगता है 40 क्लास तो मिनिमम होगी, जिसमें मैं पहली दूसरी क्लास तो काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो हमारी केवल फाउंडेशन है। बाकी लगभग 40 तो होगी जहां तक मुझे लगता है अंदाजा। और बाई चांस इतने समय में अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया आपका और उसमें कोई नया टॉपिक, जो मैंने कल आपको बताए थे हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, कोई नया टॉपिक अगर ऐड कर लिया गया तो वो भी जरूर मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना? मतलब जो नोटिफिकेशन में आया आपके सिलेबस में जो जो पार्ट आ गया, क्योंकि अभी तो जनरल इंग्लिश लिखकर छोड़ा है, तुम अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ये टॉपिक तो पूछे ही जाने, उन पे काम कर रहे हैं। टू हैव, हैड, हैड, हैविंग क्या होगा? ये तो वर्ब होते हैं सुमित जी। हैव, हैड, हैड, हैविंग जो मैंने कल लिखवाया था ना, वो तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हाँ, जो आपको हैज टू, हैव टू मैंने कल का लिखवाया हुआ है ना, वो यही हैज टू, हैव टू, इनका ही प्राइमरी वाला खेल बनता है। सही समय आने पे पता चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऑक्सिलरीज भाई। अब ये ऑक्सिलरीज वाला मामला पता करते हैं। ऑक्सिलरीज में एक पार्ट तो आपने देख लिया प्राइमरी, एक होता है जी मॉडल ऑक्सिलरीज, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज, एक पार्ट अपने पास मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल में देखो आप, जैसे विल, विल का वुड,
शेल, शेल का शुड, एक होता है कैन, कैन का कुड, मे का पास्ट माइट भी बनता है, एक होता है मस्ट, एक होता है नीड नोट, मॉडल है ये नीड नोट करके, एक होता है डेयर नोट, मॉडल ये भी है, एक होता है यूज्ड टू, USED और फिर लग जाता है टू, USED और टू, एक होता है OUGST ought टू। ये हो गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज कितने हो गए 13, 13 और 11 टोटल कितने होते हैं 24, 24 हेल्पिंग वर्ब है। अब एक बार सर आप सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, और इतना नहीं समझ तो बोल देते हैं। 18 में से मेरे 5 साल एज कम है, कोई बात नहीं भाई। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ये क्या लिखा पढ़ी करिए, क्या इसके रट्टे मारने हैं ना, कोई रट्टे नहीं मारने, ये केवल ये पेज मेरा जहां तक पर्सनली मानना है ना, इस पेज से काम पूछेगा, इनके नाम नहीं पूछेगा। अब आपको मैं जो क्यों लिखा है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, ठीक है ना। आप एक बार पहले सुनने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाद में लिख लेना, क्योंकि भाषाओं में लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सुनिए, मैंने यहाँ पर 24 आपके सामने हेल्पिंग वर्ब रख दी। एक तो चलो वर्ब का पार्ट होता है मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब टोटल की टोटल कितनी है 24, ठीक है। इनको ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं। टोटल हेल्पिंग वर्ब से 24, एक तो फॉर्मेट हो गया ये, टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हो गई 24 हो गई। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब जो 24 है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, इन 24 हेल्पिंग वर्ब को एक दिन एक कमरे के अंदर सामने बिठाया सभी को, ध्यान से सुनना, 24 के 24 हेल्पिंग वर्ब को यूं सामने बिठाया। इनको बोला कि बेटे याद रखिएगा, आप 24 के 24 सभी के सभी सहायक क्रिया हो, क्या हो, सहायक क्रिया हो, हेल्पिंग वर्ब हो। कभी भी वाक्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति को तुम में से किसी की जरूरत पड़े तो चले जाना। इन्होंने बोला ठीक है। जैसे इज एम आर वोजवर को बोला कि तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाना पड़ सकता है, इन्होंने बोला ठीक है। डू डज डिड को बोला तुम्हें सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जाना पड़ सकता है, इन्होंने बोला ठीक है। हैज हैव हैड को बोला तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में भी जाना पड़ सकता है, इन्होंने बोला ठीक है। एक बात आ गई इनके समझ में। इधर ये सारे के सारे जो मैंने लिखे ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं भाई, ये सारे हम करेंगे इनके ऊपर भी चर्चा। इन सबको जब ये बोला तो इनको बोला कि अब ठीक है बेटा, तुम्हें एक काम तो हमने सौंप दिया। अब इन्होंने क्या किया, डू को, बी को और हैव को इनको बुलाया कि तुम अलग बैठो, इधर आओ बेटा। तो जब डू, बी और हैव एक साइड में इनको बुलाया ना, तो इनके साथ और कौन उठ खड़े हुए, डू के साथ डज और डिड, बी के अंदर इज एम आर वोजवर और हैव में हैज हैव हैड, ये सारे के सारे आके एक तरफ खड़े हो गए। इनको बोला कि बेटा आप ध्यान रखिए, आप हेल्पिंग वर्ब तो हो ही, सहायक क्रिया तो हो ही, लेकिन कभी कभी वाक्य बनाने वाले को कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मुख्य क्रियाओं के टाइप की। तो वाक्य के निर्माण करने में जब कभी उसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़े ना, तो बेटा आप चले जाना उसकी मदद करने के लिए। इन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जब ये एक्साइटेड हुए ना, उत्साहित हुए, कर रहे वाह भाई साहब, आज से हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो है ही, सहायक क्रिया तो है ही, प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी है भाई। तो इनके माता पिता ने इनको बोला, मतलब अंग्रेजों ने, कि बेटा ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस आप वर्ब के तौर पे भी काम कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम है जो कर सकते हो, ये आपको ध्यान रख लेना है। इन्होंने बोला ठीक है ओके। अब आया नंबर इधर मॉडल फॉर्मेट का, मॉडल ऑक्सिलरीज का। इन्होंने बोला कि इनको एक अलग अथॉरिटी दी गई है, इनको एक अलग सत्ता दी गई है, हमें क्यों, हमें अलग क्यों रखा भाई। तो इनको बोला गया कह रहे चिंता मत कर, औलाद सभी की माता पिता के लिए समान होती है। आप सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो काम करोगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको हम एक नया अथॉरिटी और देते हैं, वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। आप सेंटेंस में मॉडल के तौर पे भी काम कर सकते हो। तो आप कभी पढ़ते हो ना कि वो कोई ये काम कर सकता है, कैन कर सकता था, कुड कर सकता है, कैन कर सकता था, कुड। इट में रेन टुडे, कभी वाक्य सुना आपने, इट में रेन टुडे, बारिश हो सकती है, इसमें मे लगेगा, कम संभावना होती है, वहां पे माइट लगा देते हैं, इट माइट रेन टुडे। ऐसा क्यों होता है, ये सब मॉडल फॉर्मेट में होता है। तो अभी इनका यूं रट्टे मारने से काम नहीं चलेगा। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का काम देखेंगे जब सही समय आएगा, जरूरत आएगी। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी होती है, लेकिन इनका पहला टॉप नाम क्या है,
हेल्पिंग ऑफ। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पे जैसे हैज हैव हैड का तो मैं एक बार के लिए यूं ही बता सकता हूं, जैसे मैंने कल आपको लिखवाया था ना, हैज टू हैव टू, हैज टू हैव टू, ऐसी हैड टू भी होता है। ये इज एम आर वोज वर सहायक क्रिया के तौर पे थोड़ी देर पहले देखे, मुख्य क्रिया के तौर पे थोड़ी देर पहले देखे। जिस दिन मुझे लगेगा कि आज इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी बतानी चाहिए, उस दिन मैं इनके साथ क्या कर दूंगा, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, टू जोड़ दूंगा इनके साथ। और हम एक्टिव पैसिव अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। एक्टिव पैसिव में ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इनका पैसिव वगैरह बनाने की नौबत आएगी, सीख ले। फिर है जी डू या डज या डिड, ये सहायक क्रिया तो होते ही है, वर्ब भी होते हैं। पता कैसे चलेगा, अगर तुम्हें लगे ये सहायक क्रिया है तो इनके बाद वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको लगे खुद ही मेन वर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, खुद मेन वर्ब का काम कर रहे होंगे, खुद राजा होंगे उस वाक्य में। और अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी जिस दिन होगा तो सही समय आने पे पता चलेगा। एक साथ सारी चीजें तो नहीं सीखी जाती, स्टेप बाय स्टेप चलिए। जब आप ही कह रहे हो कि सर 0 लेवल से पढ़ाओ, तो धीरे धीरे नंबर आएगा जिन जिन चीजों का जैसे जरूरत पड़ेगी। एक साथ तो अंग्रेज मत बनने का प्रयास करिएगा। सर लिख लो भाई, सर इनके नोट्स लिखवाओगे कि ये रे दोस्त आपके सामने नोट्स ही चल रहे हैं, लिखो इनको। नोट्स नहीं लिखवाऊंगा तो फिर लिखवाऊंगा ही क्या, बोर्ड पे जो चीज लिखी जाएगी वो सब आपके नोट्स ही हैं। और नोट्स लिखवाए नहीं जाते, नोट्स तो बनाए जाते हैं यार, लिख लीजिएगा इसको। और 5 मिनट पहले ही ऐड कर दीजिए। लिखा आपने जी, बढ़ जाऊं आगे। अगर कभी किसी मित्र का लिखा हुआ रह जाए, किसी को लगे यार ले भाई आगे चले गए, लिखा तो था ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, अपनी क्लास है तो आपके पास रिकॉर्डिंग में लेक्चर पूरा पूरा रहता है। यहाँ तक कि आपको पैनल फाइल भी मिलती है सभी, वैसे तो सभी साथियों को पता ही होगा भाई, पैनल फाइल तक आपको मिलेगी। और पैनल फाइल से मतलब आप दोबारा मेंशन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई कहानी नहीं है ऐसी, ठीक है ना। तो पन्ने मैं मान लो मैंने ये प्लस का निशान लगा दिया, कर गया वो पेज, तो अब तो वो दिखेगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग में तो पढ़ा ही रहेगा और पैनल फाइल आपको मिलता ही है, इसको पैनल बोलते हैं। तो फाइल ऐसी ऐसी आपको मिल जाएगी। सर 2007 वाले डेट ऑफ बर्थ वाले एग्जाम दे सकते हैं क्या? देखो अभी प्रॉपर एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही सबको जानकारी होगी। अभी एक बार मेरा तो निवेदन आप सभी से, सीखो ज्ञान, वो कहते हैं ना ज्ञान बंट रहा है, ज्ञान इकट्ठा करो और बेसिक चीजें सीख रहे हैं अपने, इनके ऊपर काम अटेंशन देते हैं। अब देखो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। ये जो अपने मानकर चलते हैं ना, सबसे अंत में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले लिखा रहता है वो सब्जेक्ट होता है, मैं वो सिखाता हूँ। क्यों सीखना है, क्यों, क्या काम आएगा हमारी, बिना मतलब इस ज्ञान को ग्रहण करने का क्या मतलब है, बिल्कुल काम आएगा भाई। एक्टिव पैसिव नहीं सीखने अपने को। तो सबसे पहले लिखा रहता है वो सब्जेक्ट होता है, सबसे अंत में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट होता है। इस पूर्व धारणा को, इस मिथ को सीखना तो चाहिए कि है क्या, ये वाकई में फिट बैठती है क्या ये बात। चलिए मैं आपको स्कीम सिखाता हूं। अब अपना कोई कह दे कि टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, अभी फाउंडेशन अपना शीर्षक है, नींव मजबूत करने पे कार्य चल रहा है अपना। तो मैं देखो बताइए सर डेयर नोट क्या मॉडल है दोस्त, आएगा नंबर। वैसे डेयर का मतलब साहस भी होता है, नीड का मतलब जैसे जरूरत होता है, लेकिन इनके साथ नोट वगैरह लगकर ये मॉडल का काम करते हैं। उचित समय आने पे बता दूंगा। अब देखो भाई, दो मीनिंग है मित्रों, एक तो है जी व्हाट, एक तो मीनिंग क्या है अपने पास व्हाट। व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या, व्हाट का हिंदी अर्थ क्या, और एक होता है हुम। हुम का हिंदी अर्थ होता है किसे या फिर किसको, किसे या किसको। ये दोनों के दोनों व्हाट और हुम, ये अपना टाइटल। व्हाट और हुम क्या काम करके देंगे, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। ये क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, कर्ता ने कर्म को वो वाला। टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। आप जितने भी साथी साथ जुड़े हुए ना, आज के बाद आप कभी भी थोड़ा सीख लेते हैं, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ले रहा भाई ये लास्ट में लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, उनमें उस श्रेणी में आप तो नहीं होंगे।
और अगर ये आपने सीख लिया ऑब्जेक्ट ढूंढना, तो अब एक्टिव पैसिव का पहला पड़ाव पूरा कर चुके होंगे। क्योंकि एक्टिव पैसिव सीखने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो हमें पता तो होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट है कौन सा। ये सबसे लास्ट में लिख करेंगे हमेशा होते हैं नहीं। यहां तक कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है भी क्या, ये जरूरी है क्या? नहीं। सेंटेंस में सबसे जरूरी क्या? वर्ब, ना कि ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ऑब्जेक्ट अगर है तो कौन सा है, हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए दो मीनिंग याद रखनी है जी आपको, व्हाट और हुम। व्हाट का हिंदी अर्थ है क्या, हुम का किसे किसको, और ये क्या ढूंढ के देंगे, जैसे मैंने लिख दिया टू फाइंड आउट, ढूंढ के देने में काम करेंगे किसको? ऑब्जेक्ट को इन एनी सेंटेंस, कोई भी वाक्य में। ये टाइटल है जी अपना। कैसे ढूंढेंगे, कैसे, क्या प्रक्रिया है जी इसकी? अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और उसमें अपने पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट का, एग्जाम्पल के थ्रू, तुरंत ही सीख जाओगे आप। मान लो एक मैंने सेंटेंस लिखा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फादर इन द गार्डन। ये एक लंबा चौड़ा वाक्य लिख दिया आपने। दे आर प्लेइंग फुटबॉल विद दियर फादर इन द गार्डन। वे फुटबॉल खेल रहे हैं विद दियर फादर, अपने पिताजी के साथ, इन द गार्डन, गार्डन में। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, कर्म कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ये ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हर प्रकार का विद्यार्थी रहता है। कोई तो कहेगा फुटबॉल है, कोई कहेगा फादर है, कोई कहेगा गार्डन है। सबके अपने अपने से उत्तर रह सकते हैं ना, हमारे पास स्कीम है, ऐसे फालतू के हिसाब किताब लगाए क्यों? हमें सबसे पहले वाक्य के अंदर ढूंढना होगा वर्ब को, क्रिया को, कि यार वर्ब किधर है, वर्ब के बगैर बात नहीं बढ़नी। तो हमने देखा कि प्लेइंग, अच्छा आर क्या है, वैसे ही पूछ लेता हूं आपसे, आज ही सीखा, आर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अगर वर्ब होता तो इसके बाद ये कलाकारी थोड़ी होती। आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? फोर्थ फॉर्म। तो ये किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हमें क्या करना है? मेन वर्ब ढूंढनी है साहब, और ये प्लेइंग जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, चौथी आईएनजी वाली। आपको करना क्या है? व्हाट और हुम की मदद लेकर मेन वर्ब से प्रश्न पूछना है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये लिखने लायक नहीं है, ये सुनने लायक है, क्योंकि एक प्रोसेस है। ये रूल होता तो मैं लिखवा देता, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया कहता है कि भाई आपको व्हाट और हुम की मदद लेकर मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछना है, जो आपका उत्तर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट और हुम की मदद लेकर मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछना है, जो आपका उत्तर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। चलिए प्रयास करते हैं। यह हो सकता है कि आपको वर्ड से उत्तर मिले, हुम से नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी मिलो ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। हो यह भी सकता है कि वर्ड से नहीं मिला, हुम से मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, किसी से भी मिलो। हो सकता है वर्ड से भी ऑप्शन उत्तर मिल गया और हुम से भी उत्तर मिल गया, कोई समस्या नहीं है, दोनों से ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। समस्या तब है जब ना तो वर्ड से उत्तर मिला और ना हुम से उत्तर मिला। अगर इन दोनों से आपको उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब उस वाक्य में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो, उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्या फर्क पड़ जाएगा? हम उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे, यह फर्क पड़ जाएगा। चलो इसमें ट्राई कर लेते हैं। कुछ साथियों ने एकदम ओके बताया, सर फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। पता करते हैं। व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं भाई, क्या खेल रहे हैं? जवाब मिल गया। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। हुम, किसे या किसको खेल रहे हैं, किसे या किसको खेल रहे हैं। मिला कोई उत्तर? कोई कहते फुटबॉल को खेल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते, देखो वो फुटबॉल को खेल रहे हैं। आमतौर पे हम क्या कहते हैं? देखो वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट मिल गया। किससे मिला है जी आपको? ये वर्ड से मिला है। ये ऑब्जेक्ट है और वर्ड से मिला है। और वर्ड से जो ऑब्जेक्ट मिलता है ना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको अभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो, ऑब्जेक्ट तो है।
फुटबॉल मौके पे आपको उत्तर किससे मिला है? इसका वर्ड से मिला है, और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं आमतौर पर अंग्रेजी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में कभी आपने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पढ़ा है? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। जिस वर्ब के साथ कोई कर्म है तो सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है अकर्मक। तो अब मैं मान लीजिए आपसे पूछूं कि प्लेइंग, प्लेइंग जो है वो सकर्मक है या अकर्मक? तो ऑब्जेक्ट मिला है ना, कर्म मिला है, तो ये सकर्मक हो गई। आई बात समझ में? अच्छा, प्लेइंग मेन वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। अंग्रेजी में ये सकर्मक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अंग्रेजी में सकर्मक को ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक को बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। पर नाम कोई नहीं पूछ रहा आपसे। डियर फादर इन द गार्डन, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्त। इनके ऊपर चर्चा करेंगे अपने सही उचित समय आने पे। मेन जो आपका पैसिव बनने वाला ऑब्जेक्ट है, जिसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, होता है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वो तो यही है। इसी की हेल्प ले पाओगे आप। तो ओवरऑल ये सारी थ्योरी थी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि आज का समय अपना कंप्लीट हो रहा है, ये फॉर्मेट जो है वो अपना कंप्लीट नहीं हुआ। आज केवल इतने पे मैं रोकता हूं बात को। कल कुछ और सेंटेंस करेंगे, कल कुछ और सेंटेंस करेंगे। एक सेंटेंस मैं आज आपको दे देता हूं, आप इस पे ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना। द किंग gave him a reward। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। फिलहाल मैंने एक सेंटेंस आपको केवल मात्र दिया है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आप आज पता कर लीजिएगा। कल हम इसी सेंटेंस से दोबारा शुरू करते हैं, यही, और कुछ और सेंटेंस लिखूंगा जिनके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है भी या नहीं भी, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ओवरऑल फिलहाल एक बार इस सेंटेंस पे आप कल बातचीत करेंगे। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, पूरा नहीं हुआ अपना कंप्लीट। कल की क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? जितना आपके समझ में आया बहुत बढ़िया। नहीं सब फादर और ये गार्डन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसे होंगे या कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कल इसके ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर फॉर्मेट समझ में आया होगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।